सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हम चैप्टर पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम टॉपिक कवर कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक वाज फ्रिक्शन, जिसमें स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोगों ने पढ़ा। देन टेंशन इन स्ट्रिंग्स एंड स्प्रिंग्स हमने पढ़ा। उसके बाद पढ़ा था टॉपिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, जो कि लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ के आए हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हाउ टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज टू कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। स्टार्ट करने से पहले एक सवाल आप लोगों के लिए फ्रॉम द मूवी ग्रेविटी। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दो एस्ट्रोनॉट्स हैं और दे हैव लॉस्ट इन स्पेस। अब उनको पहुँचना है ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो कैसे पहुँचेंगे ये ISS, जानेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं दो बॉक्सेस। लेट कि इसका जो मास है वो m1 है और इसका मास जो है m2 है, और दोनों बॉक्सेस हैं ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, और जिस सरफेस पे बॉक्सेस रखे हुए हैं वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक स्ट्रिंग हमने कनेक्ट की मास m1 पे, और उस स्ट्रिंग को हम खींच रहे हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स F। नाउ जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इस स्ट्रिंग में कुछ टेंशन आएगी, लेट इट बी T, एंड जो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स है ये एक्सेलरेट करने लग जाएंगे इस डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन A। नाउ हमारी दिली इच्छा ये है कि हम निकालें द वैल्यू ऑफ दिस टेंशन फोर्स एंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ गिवन डेटा। और गिवन डेटा क्या है? मास m1 m2 और ये फोर्स जो F हम लगा रहे हैं। तो ये है हमारे पास सिनेरियो। देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड है। या तो हम दोनों बॉक्सेस को अलग अलग सिस्टम कंसिडर करें एंड देन हम निकालें टेंशन फोर्स और एक्सेलरेशन, या दोनों बॉक्सेस को एक सिस्टम कंसिडर करें और फिर हम निकालें टेंशन फोर्स। तो दोनों मेथड देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं कंसिडर करूंगा दोनों बॉक्सेस को अलग अलग। तो ये है हमारा बॉक्स m1 और ये है हमारा बॉक्स m2। तो अब मैं दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा। सो मास m1 की अगर मैं बात करूं तो मास m1 पे इधर लग रहा है फोर्स F और टेंशन लग रही है इधर T, राइट, एंड एक्सेलरेट हो रहा है इस डायरेक्शन में A। अब अगर मैं वर्टिकल फोर्सेस पे अगर मैं देख लूं तो नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर लग रहा है नॉर्मल फोर्स N। वर्टिकल फोर्सेस अगर हम ना भी दिखाते तो यहाँ यूज़ नहीं है इसका, क्योंकि हमें टेंशन फोर्स निकालनी है तो हमें बेसिकली हॉरिजॉन्टल फोर्स ही देखनी है। वर्टिकल में कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल फोर्स mg से बैलेंस्ड है और कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके, अगर मैं m2 की बात करूँ तो केवल यहाँ पे टेंशन T लग रही है और कुछ नहीं हो रहा है। वही वर्टिकल फोर्सेज अगर मैं देखूँ तो mg नीचे है और नॉर्मल फोर्स ऊपर है, ठीक है, और इसका भी एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है, राइट। चलो अब हम अप्लाई करते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑन दिस बॉडी। तो मैं x डायरेक्शन में लिख सकता हूँ कि जो नेट फोर्सेस जो x डायरेक्शन में होंगी वो किसके बराबर होंगी? मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन जो कि हमने a ली हुई है। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, x डायरेक्शन में केवल दो फोर्सेस लग रही हैं, टेंशन फोर्स और ये गिवन जो हमने जो अप्लाई फोर्स लगाई है F, एंड ये डायरेक्शन हमने ली है x और ये वर्टिकल डायरेक्शन है y। तो दिस इज पॉजिटिव x। सो हम नेट फोर्सेज जो x डायरेक्शन में होंगी वो F माइनस टी, क्योंकि t नेगेटिव x की तरफ है इसलिए माइनस टी लिया है मैंने, इज इक्वल्स टू मास जो है इसका m1 है मल्टीप्लाइड विद a, राइट। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ न्यूटन का सेकंड लॉ इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि x डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स है, वो है टेंशन। तो ये बराबर हो जाएगी किसके? मास टाइम्स एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन जो कि a हमने ली हुई है, और मास क्या है? m2 है यहाँ पे। सो t इक्वल्स टू m2 टाइम्स a। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए हमें निकालना था एक्सेलरेशन और टेंशन फोर्स, तो एक काम करते हैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ सेकेंड इक्वेशन, t इक्वल्स टू m2 मल्टीप्लाइड विद a। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। दोनों को मैं कर देता हूँ ऐड। तो यहाँ पे तो f ही रहेगा, ये t और t कट जाएगा, t इक्वल्स टू यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो m1a
प्लस m2a। क्या मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन कॉमन निकाल लूँ? सो m1 प्लस m2 ये बराबर आ गया f के। यहाँ से जो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकल के आया वो आएगा f डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन हमने निकाल दी इन द गिवन डेटा, f m1 m2 हमें पता था तो हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल दी। अच्छा, टेंशन भी निकालनी है तो कुछ नहीं है, इस एक्सेलरेशन को पुट कर दो यहाँ पर, निकल के आ जाएगी टेंशन। सो t इक्वल्स टू m2 तो हमें पता ही है एज इट इज, a हमें पता है f ओवर m1 प्लस m2। तो अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो आ जाएगा f टाइम्स m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये हो गई टेंशन t। अच्छा, ये तो केस था जब मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग कंसिडर करा। अब अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक कंसिडर करूं, कि वन सिंगल सिस्टम कंसिडर करूं, तब क्या होगा? तो ये था हमारा बॉक्स 1 और ये था हमारा बॉक्स 2। तो इस पूरे को मैंने एक सिस्टम कंसिडर कर लिया, राइट? अब अगर मैं इस पे देखूं तो केवल एक फोर्स लग रही है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो क्या है? F। ओके, और ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मैंने इसको मान लिया एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, केवल इधर लग रहा है फोर्स m और मास कितना है? m1 प्लस m2, ठीक है, और एक्सेलरेशन लग रही है इस तरफ। और वर्टिकल में अगर मैं देख लूं तो दो ही फोर्सेस होंगी, नॉर्मल फोर्स और इसका वेट फोर्स, जो कि आपस में बैलेंस्ड होंगी। तो मैं चीज़ अभी यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, मैं केवल हॉरिजॉन्टल फोर्स कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये सिनेरियो है। अच्छा, अब मैं फिर से अप्लाई करूंगा न्यूटन का सेकेंड लॉ हेयर। तो मैं लिख सकता हूँ सिग्मा एफ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन, जो कि a है इस केस में। नाउ एक्स डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स है जो है कि f। तो मैं लिख सकता हूँ कि f इज इक्वल्स टू, नाउ मास दोनों है m1 प्लस m2, दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैंने एक कंसिडर किया हुआ है, टाइम्स एक्सेलरेशन। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन निकल के आया वो आया f डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये वही एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ निकाला था। यहाँ पे आपको एक डाउट निकल के आ सकता है कि जो यहाँ पे जो टेंशन फोर्सेस लग रही थी आपस में, तो ये हमने यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम में क्यों नहीं दिखाई? देखिए, इस केस में, सेकंड केस में, दिस इज द सेकंड केस, मैंने इस पूरे को ही एक सिस्टम कंसिडर किया हुआ है, इस दोनों ऑब्जेक्ट को ही एक सिस्टम कंसिडर किया हुआ है। और फ्री बॉडी डायग्राम में हम केवल एक्सटर्नल फोर्सेस जो सिस्टम पे लग रही होती है वही दिखाते हैं, इंटरनल जो फोर्सेस हैं वो नहीं दिखाते हैं। तो जब हमने इन दोनों बॉक्सेस को एक सिस्टम कंसिडर करा, जो ये टेंशन है ये इंटरनल फोर्सेस हैं, जो कि हम फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं दिखाते, हम केवल एक्सटर्नल फोर्सेस जो लग रही हैं वही दिखाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई टेंशन फोर्स नहीं दिखाई, केवल जो एक्सटर्नल फोर्स है F वही हमने दिखाई है। एंड जो हमें रिजल्ट मिला वो दोनों केस में सेम ही था, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन इतनी आई और यहाँ पर भी इतनी आई। और सेकंड वे थोड़ा इजी है, हमें जल्दी सॉल्यूशन मिल जाता है। बट हाँ, अगर आपको निकालनी है टेंशन फोर्स, यहाँ से तो आप एक्सेलरेशन तो निकाल लोगे इजीली, बट अब अगर हमें टेंशन फोर्स निकालनी है तो फिर से हमें सिस्टम को अलग से कंसिडर करना पड़ेगा। बेशक m1 को कंसिडर कर लो या m2 को कंसिडर कर लो, और सेम इस केस में हम एज इट इज टेंशन निकाल लेंगे। टेंशन t आएगा m2 टाइम्स a हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पुट कर दो। तो हाँ, टेंशन निकालने के लिए आपको अलग अलग कंसिडर करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन हम दोनों को एक सिस्टम कंसिडर करके भी निकाल सकते हैं। तो देखो, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, बट इसके ऊपर बेस्ड मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेने वाला हूँ जिससे आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक सवाल आप लोगों से पूछा था कि जो ये दो एस्ट्रोनॉट है, दिस इज एस्ट्रोनॉट नंबर 1, एस्ट्रोनॉट नंबर 2, ये हो गए गुम। अब इनको पहुंचना है ISS, तो कैसे पहुंचेंगे? ये है हमारा ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो देखिए, इनके पीछे आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे, इधर भी और इधर भी। इसको बोलते हैं जेट पैक। अब जेट पैक का यूज क्या होता है? अगर आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में खुद को एक्सेलरेट करना चाहते हैं तो आपको उस डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी आप उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर पाएंगे खुद को। अच्छा, तो अब ये जो एस्ट्रोनॉट 1 है ये चाहता है कि मैं इधर मूव करूं ताकि ये ISS के पास पहुंच सके, ठीक है। एंड इस मूवी में ये दिखाया था कि जो सेकंड एस्ट्रोनॉट है इसका जेट पैक काम करना बंद कर चुका है और जो ऑक्सीजन इसके पास बची है वो भी बहुत कम बची है। तो एस्ट्रोनॉट 1 ने क्या किया, खुद को अटैच किया विद एस्ट्रोनॉट 2 बाय यूजिंग दिस स्ट्रिंग या रोप कह लीजिए इसको, ठीक है। तो
अब क्या हुआ, ये जो एस्ट्रोनॉट 1 है अपने जेट पैक के थ्रू इधर लगाता है फोर्स F, जिसके कारण इस रोप में आ जाती है इधर टेंशन T, और इधर एस्ट्रोनॉट 2 के लिए इधर आती है टेंशन T। ठीक है, अब ये केस सिमिलर है जो केस अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं। देखिए इधर हमने कुछ फोर्स लगाई थी F, जिसके कारण ऑब्जेक्ट 1 में टेंशन आई इस तरफ एंड ऑब्जेक्ट 2 में टेंशन आई इस तरफ, और जो सरफेस है फ्रिक्शनलेस सरफेस हमने लिया था। और सिमिलर यहाँ पर भी है, स्पेस में कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, एयर ड्रैग नहीं होता है, तो सिमिलर एज इट इज केस है जो हम वहाँ पे पढ़ के आए हैं। अब जब ये एस्ट्रोनॉट 1 इधर फोर्स लगाएगा तो दोनों एस्ट्रोनॉट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे विद ए। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा एक्सेलरेशन का, यही होगा जो अभी हम निकाल के आए हैं, जो फोर्स F ये एस्ट्रोनॉट लगा रहा है डिवाइड बाय इन दोनों का मास। सेकंड, जो टेंशन जो इसमें प्रोड्यूस हुई वो कितनी होगी, वही होगी जो अभी हम पढ़ के आए हैं, ये वाली। सो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं स्पेस में। आप देख रहे हो स्पेस में जो फ्रिक्शन होता नहीं है वही हमने अज्यूम किया था वहाँ पे भी फ्रिक्शन नहीं है, और फोर्स और मास की मदद से हमने एक्सेलरेशन और टेंशन फोर्स निकाली थी, जो कि हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। तो ये था एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है। अब मैं लेने वाला हूँ एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। सो इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं विद मास m1 m2 एंड दे आर कनेक्टेड विद दिस स्ट्रिंग and it passes over this pulley. Now जो mass 1 है it slides without friction on a horizontal tabletop. So ये इधर ऐसे slide करता है, and जो object 2 है ये नीचे की तरफ move कर रहा है with acceleration a. तो ये भी acceleration a के साथ ऐसे move करेगा। अब हमें ये बताना है कि जो टेंशन है इस रोप में वो क्या m2g जो कि वेट है ब्लॉक 2 का वो उससे ज़्यादा है, कम है या इक्वल है। पहले इसको खुद ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। ओके, आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। तो देखिए अब अगर मैं ऑब्जेक्ट 2 ब्लॉक 2 की बात करूं तो इसका मोशन है डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब जो नेट फोर्सेस इस पे लग रही हैं वो डाउनवर्ड की तरफ लग रही हैं। अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखूं तो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है m2g, इसका वेट बेसिकली, और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो है टेंशन ड्यू टू दिस रोप। अब देखिए ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब जो डाउनवर्ड जो फोर्स लग रही है वो ज़्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू दिस टेंशन फोर्स, तभी ये नीचे मूव कर पाएगा। इसका मतलब m2g जो वेट फोर्स है इट इज़ ग्रेटर देन द टेंशन फोर्स T इन द रोप। चलिए ये तो अब हमने पता कर लिया कि जो वेट फोर्स है m2g ये ज़्यादा होगी टेंशन से, बट अब हमें ये पता करना है कि इस टेंशन T का एक्सप्रेशन क्या होगा और जो एक्सेलरेशन A होगा ये कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं एक्सेलरेशन A और टेंशन T कितनी होगी। सो अब हम निकालते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो सेम क्वेश्चन है जो पीछे हम देख के आए हैं, बट हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालनी है एक्सेलरेशन का और टेंशन का। सो ये सोल्यूशन निकालने से पहले मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि कोऑर्डिनेट सिस्टम इन केसेस में हम कैसे लेते हैं। देखिए जो मास m2 है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है और जो मास m1 है वो इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और हम लोग ये सीजन 1 में भी हमने देखा था कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है कुछ इस तरीके से लेते हैं कि जो जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको हम पॉजिटिव साइड लेते हैं। तो अगर मैं मास m2 की बात करूं तो मैं इसको मान लूंगा पॉजिटिव x और ये हो जाएगा पॉजिटिव y, और फॉर मास m1 मैं इस डायरेक्शन को मानूंगा पॉजिटिव x और ये हो जाएगा पॉजिटिव y, ठीक है। तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने चेंज कर दिए अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसको हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ले ली। अब अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम देखूं फॉर दिस मास m2, सो इस केस में क्या होगा, दिस इज मास m2 हेयर, सो इसका वेट लग रहा होगा नीचे जो कि होगा m2g और टेंशन फोर्स T लग रही है ऊपर, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या लिया है कि ये डायरेक्शन में लिए पॉजिटिव x और ये लिया है पॉजिटिव y। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 की बात करूं तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट 1 m1, सो इसका वेट लग रहा होगा नीचे m1g। अच्छा इस पे नॉर्मल फोर्स भी लगेगी ऊपर जो टेबल लगाएगा, सो नॉर्मल फोर्स n लग रही है ऊपर की तरफ, और ये टेंशन T ये लग रहा है इस तरफ, और ये डायरेक्शन में ली है पॉजिटिव x और ये डायरेक्शन ली है पॉजिटिव y।
Now, to find the expression for acceleration and the tension T, we're going to use the Newton's second law of motion. Okay, तो पहले हम ऑब्जेक्ट 1 की बात कर लेते हैं. So मैं लिख सकता हूँ कि net forces in the x direction, it should be equals to mass times acceleration in the x direction. So for mass m, acceleration a इस तरफ है, तो और x डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स है t. सो मैं लिख सकता हूँ t इज इक्वल्स टू मास है m1 और एक्सेलरेशन है a. तो t का एक्सप्रेशन क्या होगा, m1 टाइम्स a. अब अगर मैं न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करूँ यहाँ पर, तो वही लिख सकता हूँ सिग्मा एफ एक्स m टाइम्स ए एक्स है. एंड इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ है a. Now, यहाँ पे x डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रही हैं, एक टेंशन t है और एक है m2g. अब क्योंकि हमने डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया है, तो मैं लिख सकता हूँ m2g माइनस टी, यही होगा नेट फोर्सेस इन द x डायरेक्शन एंड इट शुड बी इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. मास है m2, एक्सेलरेशन है a. तो यहाँ से दो इक्वेशन हम निकल चुके हैं. ये इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. Now let's add these two equations. So I can write m2g minus t is equals to m2a times a. This is equation number 2. Equation number 1 मैं यहाँ लिख लेता हूँ m1 times a. दोनों को कर देते हैं ऐड. ठीक है, यहाँ आ जाएगा m2g, ये टेंशन कट जाएगी, इक्वल्स टू m2a प्लस m1a. यहाँ से क्या मैं एक्सेलरेशन कॉमन निकाल लूँ, तो ये हो जाएगा m2 प्लस m1 और ये हो जाएगा m2g. तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा a इक्वल्स टू m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2. ओके, इस g को मैं लिख देता हूँ ऐसे. ठीक है, तो ये आएगा एक्सप्रेशन किसका, एक्सेलरेशन का. नाउ अब हमें टेंशन भी निकालनी थी, तो टेंशन के लिए सिंपली इस a को हम पुट कर देंगे यहाँ पे पुट कर देंगे. तो टेंशन कितनी आ जाएगी, T इक्वल्स टू m1, a है हमारे पास ये, तो पुट कर देते हैं. तो m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड विद g. तो ये आ गया एक्सप्रेशन किसका, टेंशन फोर्स T का, और ये है एक्सेलरेशन a का. एंड पिछले एग्जाम्पल में, कंसेप्चुअल एग्जाम्पल में हमने देखा था कि जो ये टेंशन फोर्स T होती है ये कम होता है इस वेट फोर्स G से. तो यहाँ हम देख लेते हैं ये एक्चुअल में वैलिड है कि नहीं. तो मैं इसको रिराइट करता हूँ इस एक्सप्रेशन को. आई कैन रिराइट दिस एक्सप्रेशन एज m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड विद m2g. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब m2 को मैंने यहाँ लिख दिया और कुछ नहीं किया. अच्छा, अब जो इसको देखोगे, ये जो इसका अगर आप वैल्यू देखोगे, इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी. क्यों, क्योंकि नीचे तो बड़ा है ना, m1 प्लस m2 है, ऊपर केवल m1 ही है. तो जो इसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा लेस देन 1 आएगी. तो यहाँ से क्लियरली ये समझ में आता है कि जो टेंशन फोर्स T है वो m2g से हमेशा कम आएगी, ज़्यादा नहीं आ सकती है. ओके, अब एक और मैं न्यूमेरिकल लेने वाला हूँ एंड देन विल गोइंग टू एंड दिस वीडियो. सो इस क्वेश्चन में हमें दी हुई है ये एटवुड मशीन. अब एटवुड मशीन क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ टू ब्लॉक. दिस इज ब्लॉक 1 विद मास m1 एंड ब्लॉक 2 विद मास m2. एंड दोनों ब्लॉक एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ये स्ट्रिंग इस पुली से पास कर रही है. इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं एटवुड्स मशीन. नाउ हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ मासेस फॉर जनरल m1 एंड m2. एंड देन अगर m1 इतना है, m2 इतना है, तब एक्सेलरेशन कितनी आएगी. तो पहले हम जनरलाइज एक्सप्रेशन निकालेंगे एक्सेलरेशन की एंड देन हम वहाँ पे m1 m2 की वैल्यू पुट करेंगे ताकि इस केस के लिए हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकें. ओके, तो अगर मैं m2 की बात करूँ तो ये नीचे मूव करेगा ऐसे और m1 मूव करेगा ऐसे. तो बेसिकली ये स्ट्रिंग ऐसे मूव करने वाली है. तो ये डायरेक्शन में ले लूँगा पॉजिटिव फॉर m2 एंड ये डायरेक्शन में पॉजिटिव लूँगा फॉर m1. ठीक है, तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं फॉर द मास m1, सो दिस इज मास m1, वेट फोर्स लगेगी नीचे m1g और टेंशन लगेगा T ऊपर. एंड फॉर दिस केस ये डायरेक्शन हमने ली है पॉजिटिव x. ठीक है, और अगर मैं ड्रॉ करूं m2 का, तो ये है मास हमारा m2, वेट फोर्स लगेगा नीचे m2g और टेंशन T लगेगी ऊपर.
और ये डायरेक्शन हमने ली है पॉजिटिव x, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, और यहाँ पे हमने इसको पॉजिटिव x लिया क्योंकि ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, अब सिंपल है, हम न्यूटन के सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे फॉर दिस केस एंड दिस केस। सो मैं लिख सकता हूँ कि सिग्मा एफ एक्स, द नेट फोर्सेस इन द x डायरेक्शन इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन इन द x direction. Okay, so for the first object, we have two forces in the x direction, one along the positive x and one along the negative x. So I can write that T minus m1g is, this is the net force fx, sigma fx is mass times acceleration. Mass कितना है, m1 है, acceleration कितना है, a है. So let this be equation number 1, and for this case we can write that m2g minus t, this will be m2a by using the same this second law. So let this be equation number 2. Now just add equation 1 and 2. So t minus m1g is equals to m1a. In second equation we have m2g minus t. So I'm writing m2g here and negative t1 here. I can write this way, is equals to m2a. ठीक है, अब दोनों को कर दो ऐड करोगे तो ये तो आपस में कट जाएगा, इसको ऐड करोगे तो आएगा माइनस m1 g प्लस m2g, और इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा m1a प्लस m2a। अब एक काम करो, यहाँ से g कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1, और यहाँ से a कॉमन निकाल लो तो हो जाएगा m1 प्लस m2। तो यहाँ से a का क्या एक्सप्रेशन आएगा, ये हो जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड विद g। करेक्ट, तो ये है जनरलाइज एक्सप्रेशन। अब हमें दे रखा है कि अगर m2 इतना हो, m1 इतना हो, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो सिंपल है, आप वैल्यू पुट कर दो। m2 है 4.4 kg, m1 है 3.1 kg, फिर 4.4 प्लस 3.1 एंड मल्टीप्लाइड विद g इज 9.81। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। तो आ गया, इस केस के लिए एक्सेलरेशन इतना होगा, और जनरलाइज केस ये है। अच्छा, ये तो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया, लेकिन केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करना हमारा मोटिव नहीं रहता है। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं, देखिए इस केस को समझिए, अगर m1 और m2 जो दोनों के मास हैं, अगर ये इक्वल हो जाए, ब्लॉक के जो मासेस हैं अगर ये इक्वल हो जाए, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, m1 इक्वल्स टू m2, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, 0, जो कि दिख भी रही है। अगर दोनों के मासेस इक्वल हो जाएंगे तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, नेट फोर्सेस 0, एक्सेलरेशन लग नहीं रही होगी तो एक्सेलरेशन भी 0। तो ये चीज़ हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर मासेस इक्वल हैं तो एक्सेलरेशन हो जाएगी 0। सो विद दिस नाउ वन प्रैक्टिस क्वेश्चन आई एम गिविंग टू यू दैट यू हैव टू सॉल्व ऑन योर ओन। सो ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए। यहाँ पे 3 ब्लॉक आपको दिख रहे हैं, एंड यहाँ और तीनों ब्लॉक आपस में कनेक्टेड है इस स्ट्रिंग से, और हम लगाते हैं इस डायरेक्शन में फोर्स F, जिसके कारण तीनों के तीनों ब्लॉक विद एक्सेलरेशन A मूव करने लग जाते हैं। और आप लोगों को ये बताना है कि जो यहाँ पे 3 फोर्सेस हैं F, T1 एंड T2, ये 3 फोर्सेस यहाँ लग रहे हैं, तो इसमें से कौन सी फोर्सेस सबसे बड़ी होगी और कौन सी फोर्स सबसे कम होगी। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको ज़रूर लिखना है। So with this, I'm going to end this video, and in the next video, we'll start the circular motion. So for the time being, goodbye.